दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु हब पर। दोस्तों ये आपको पता होगा कि हमारा वन रक्षक भर्ती परीक्षा उपयोगी तीसरा वीडियो है, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से मध्य प्रदेश की नदियां एवं सिंचाई व्यवस्था और साथ में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो हैं उनको लेने का प्रयास करा है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा है जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसको क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको निरंतर मिलते रहें। और अब तक आप लोगों का जो प्यार हमारे वीडियोज़ पर मिल रहा है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये वीडियो शुरू करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं सिंचाई व्यवस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि निश्चित तौर पे आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इनसे रिलेटेड व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें एमपीपीएससी हो गया या मतलब व्यापम के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होने वाले। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक नज़र आप इन पर भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता भी होगा शायद कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो इसलिए मध्य प्रदेश नदियों का प्रदेश भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, तो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो नदी है वो है नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। और ये नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब लाइफ लाइन कही जाती है, क्योंकि ओवरऑल बहुत बड़ी सिंचाई व्यवस्था नर्मदा नदी से होती है यहाँ पे। दोस्तों अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल कुमरा गांव करके एक जगह है जो कि रायसेन जिले में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नर्मदा और ताप्ती की। तो ये दो नदियां ऐसी हैं जो हमेशा पैरेलल बहती हैं, मतलब समानांतर बहती हैं। और ये पश्चिम दिशा में बहती हैं और पश्चिम दिशा में बहते हुए ये गुजरात से होते हुए और अरब सागर में जाकर गिरती हैं, ठीक है। तो ये दो नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, जो एस्चुरी बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एमपीपीएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की कौन सी दो ऐसी नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। तो आपको याद रखना होगा कि नर्मदा और ताप्ती वो नदियाँ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये तवा नदी पर बना हुआ है, जो कि होशंगाबाद में है। अब है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि जाना पाव पहाड़ी एक जगह है जो मऊ में है। मतलब इसका नाम अभी चेंज हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर है ये मऊ, जिसको पहला नाम इसका ये था। तो ये जाना पाव पहाड़ी एक जगह है, वहाँ से ये चंबल नदी निकलती है। हम ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती है बैतूल जिले के मुल्ताई से, जो मुल्ताई जगह है वहाँ से निकलती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। तो क्षिप्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि आपको पता है कि उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ इसी नदी के किनारे लगता है। और ये नदी जो है ये काकरी बर्डी नाम की एक जगह है, आपको बताऊं इंदौर के पास। तो ये वहाँ से निकलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं केन नदी के उद्गम स्थल की। तो केन नदी का उद्गम स्थल जो है वो विंध्याचल पर्वत है। और मेनली अगर देखा जाए तो केन नदी बुंदेलखंड के प्रांत में बहती है, छतरपुर और पन्ना के इलाके में, ठीक है। तो आपको अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अक्सर पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है चचाई जलप्रपात, ठीक है। ये बीहड़ नदी पर बना हुआ है, जो जिसकी लंबाई जो है वो 130 मीटर की है, ठीक है। 130 मीटर की ऊंचाई से ये जलप्रपात गिरता है, जो रीवा में है, ठीक है। तो बीहड़ नदी याद रखनी है, चचाई जलप्रपात पूछा जा चुका है और ये कई बार इस नदी के बारे में पूछा जा सकता है कि किस नदी के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी पर बने जलप्रपातों की। तो आपको ये 4-5 जलप्रपात हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि ये सारे जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है कपिलधारा जलप्रपात की, धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा, मंदार और सहस्त्रधारा। तो आपको धार 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 करके ये याद रखना है कि धारा धारा धार धारा ये करके, तो आपको याद आ जाएगा कि ये सारे जो हैं ये किस पे बने हुए हैं, नर्मदा नदी पर बने हुए हैं।
और एक दर्दी करके एक जलप्रपात है, वो भी नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये 5-6 जो आपके जलप्रपात हैं ये नर्मदा नदी पर है विशेष तौर पे। अब बात कर रहे थे अपन पांडव फाल की, तो पांडव फाल या पांडव जलप्रपात जिसको कहते हैं, ये केन नदी पर बना हुआ है जो कि पन्ना के निकट है। ठीक है, और इसको मध्य प्रदेश का नायग्रा फाल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। अब बात करते हैं चूलिया जलप्रपात की, तो चूलिया जलप्रपात जो है ये मंदसौर के पास है, चंबल नदी पर बना हुआ। ठीक है, तो चंबल नदी को याद रखना है कि चूलिया जलप्रपात कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जा चुका है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंचाई परियोजना है जिससे मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों को भी यहाँ से सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी मिलता है। तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो इसमें कई बार ये पूछा जा चुका है कि कौन कौन से राज्यों का इसमें पार्टिसिपेशन है। तो दोस्तों इस योजना के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। तो ये सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चलाई जा रही है। अब दूसरी बात करें कि बाण सागर परियोजना की, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिन पे बाण सागर परियोजना के द्वारा ये 3 राज्य लाभान्वित होते हैं। अब ईव परियोजना के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो ईव परियोजना के तहत लाभान्वित होते हैं। अब मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है, अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है। लगभग 69.49%, मतलब 69.49% जो सिंचाई है मध्य प्रदेश की वो कुएं या नलकूपों के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ नदियों से और सिंचाई व्यवस्था से इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब हम बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश के पर्यटन से, तो आगे देखते रहिए दोस्तों मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में दर्शाया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। ठीक है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं जो हैं ये एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो पाटनी गांव करके एक जगह है रायसेन में, ये वहाँ पर है। अब भीमबेटिका की गुफाएं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी रायसेन में है। अब बात करते हैं भृतहरि की गुफाएं, तो ये उज्जैन में है। उदयगिरी की गुफाएं अगर पूछी जाती हैं तो ये विदिशा में है। ठीक है, तो ये 4 विशेष तौर पे गुफाएं मध्य प्रदेश से पूछी जाती हैं। अब बात करें जहाज महल, हिंडोला महल, अशरफी महल और रूपमती महल, या एक और आता है बाज बहादुर महल। तो ये जो हैं ये 5 महल अगर पूछे जाएं तो ये मांडू में है जिसको हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो महल हैं ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अब बात करते हैं एक जैन तीर्थ है जहाँ पर भगवान बाहुबली की 27 फीट की ऊंची प्रतिमा है। ये जैन लोगों का तीर्थ स्थल है एक तरीके से। तो ये सोनागिरी में है, ठीक है, जो कि दतिया जिले में आता है। तो सोनागिरी में 27 फीट बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। अब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो ये पचमढ़ी के धूपगढ़ में है, धूपगढ़ चोटी है, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अब पशुपतिनाथ का मंदिर आपको पता होगा कि काठमांडू नेपाल में है, लेकिन एक पशुपतिनाथ का मंदिर हमारे मंदसौर में भी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेपाल में है लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ से आया। तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं होशंग शाह का मकबरा। तो होशंग शाह जिनके नाम पे होशंगाबाद शहर बसा हुआ है, तो ये होशंग शाह जो है इनका जो मकबरा है वो मांडू में है। तो अब बात करते हैं ग्वालियर की। तो आपको पता होगा कि ग्वालियर पूरे विश्व में अपने पर्यटन स्थलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर काफ़ी पर्यटन स्थल हैं जो कि कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि गुजरी महल, जयविलास महल, मोती महल, तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, मन मंदिर जो कि राजा मानसिंह ने बनवाया था, और सास बहू का मंदिर भी है, और रानी जो लक्ष्मीबाई थी इनकी एक अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, तो उनकी समाधि भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेशवा बाजीराव की समाधि की। तो ये खरगोन जिले में है। मुमताज महल जो कि बादशाह शाहजहाँ की पत्नी थी, तो मुमताज महल की कब्र जो है वो बुरहानपुर में देखने को मिलेगी आपको। और बैजू बाबरा की समाधि जो है वो आपको चंदेरी में देखने को मिलेगी। तात्या टोपे की समाधि आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगी। और हवा महल जो कि एक जयपुर में है और एक हवा महल आपको मध्य प्रदेश के चंदेरी में देखने को मिलेगा।
दोस्तों जहांगीर महल की बात करें तो ये ओरछा में स्थित है। जंतर मंतर वैद्यशाला की बात करें तो ये उज्जैन में स्थित है, जिसको राजा जयसिंह ने बनवाया था। अब है जैन तीर्थ स्थलों की बात करते हैं। जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में काफ़ी हैं और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक जैन तीर्थ स्थल है वावन गजा जो बड़वानी में है, एक मुक्तागिरी है जो बैतूल में है, और एक पावागिरी है जो खरगोन में है। बाकी आपको मैं सोनागिरी के बारे में बता चुका हूँ कि ये दतिया में स्थित है। ये भी एक जैन तीर्थ स्थल है जहाँ पर भगवान बाहुबली की 27 फीट की ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। अब रामायण संग्रहालय अगर पूछा जाता है तो आपको याद रहना है कि ओरछा में रामायण संग्रहालय है। अब बौद्ध विहार की बात करें तो ये सांची में है। दाई का महल की बात करें तो ये मांडू में है। खरबूजा महल जो है वो धार में है। और झलकारी बाई की समाधि आपको बता चुका हूँ कि ग्वालियर में है। और रानी दुर्गावती की समाधि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बड़ेला ग्राम जबलपुर के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, और आगे भी जितनी मेरे से प्रयास होगा मैं आप लोगों को नए नए वीडियोस डालता रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय देकर ये इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।